गुड मॉर्निंग। मैं आपका एजुकेटर विकास आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम की जो प्रीवियस ईयर बुक्स है उसकी तीसरी चैप्टर सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस के पीवाईक्यू लेकर आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग एंगेज रहिएगा, आप लोग कमेंट में आंसर भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, खुद भी लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा एक सहयोग का प्रकार जीसी होमन्स ने प्रस्तुत नहीं किया। ये चार ऑप्शन है: स्वतः स्फूर्त, समझौते पर आधारित, अप्रत्यक्ष और निर्देशित। इसमें से आपको बताना है कौन सा सहयोग है जो जीसी होमन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अप्रत्यक्ष। जो अप्रत्यक्ष सहयोग है वो जीसी होमन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोग है इसको जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोग है ये किसका वर्गीकरण है? ये वर्गीकरण जो है वो मैकइवर एवं पेज का है, होमन्स का नहीं। बाकी जो है स्वतः स्फूर्त, समझौते पर आधारित और निर्देशित, इसको जीसी होमन्स ने क्लासिफाई किया है कोऑपरेशन के सहयोग के एक प्रकार के रूप में। पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग है, वो सॉरी मैकइवर एवं पेज का है। वहीं जो ए.डब्ल्यू. ग्रीन का है, ए.डब्ल्यू. ग्रीन ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग के बारे में बात की है। तो ग्रीन की जब बात आएगी तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं। यहाँ से आप लोग क्लैरिटी बना लीजिएगा कि मैकइवर एवं पेज जो सहयोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, वहीं जो ग्रीन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सहयोग की बात करते हैं। और जीसी होमन्स की बात करें तो स्वतः स्फूर्त, समझौते पर आधारित और निर्देशित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को विकसित किया है। कोऑपरेशन कंटिन्यूम, कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूम, सहयोग संघर्ष की सातत्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, किसने विकसित की है? आप लोग आंसर करिए। गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैकइवर एवं पेज या लेस्ली? आप लोग आंसर करिए। कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन कंटिन्यूम, सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा किसने विकसित की? तो किसने की? रॉबर्ट पार्क ने। रॉबर्ट पार्क ने। तो रॉबर्ट पार्क हैं जो वो सामाजिक प्रक्रियाओं को एक निरंतरता के रूप में देखते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष एक ही पैमाने के दो सिरे हैं। तो जो रॉबर्ट पार्क कहते हैं वो समाज में जो सामाजिक प्रक्रिया को एक निरंतरता के रूप में देखा, और ये कहते हैं कि समाज में जो सहयोग है और संघर्ष है वो एक ही पैमाने के दो सिरे हैं। तो जब भी कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग संघर्ष सातत्यता की बात आएगी, कंटिन्यूम की बात आएगी, तो रॉबर्ट ई पार्क आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो पार्क ने ही सहयोग संघर्ष सातत्य को स्थापित किया। बाकी अन्य विकल्प में जैसे गिडेंस की बात आएगी तो ये एक तरीके से संरचनाकरण या स्ट्रक्चरेशन थ्योरी से जुड़े हुए हैं। मैकइवर एवं पेज जो है समाज को सामाजिक संबंधों के आधार पर व्याख्या करते हैं। तो पार्क और बर्गेस की एक पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो रॉबर्ट और पार्क की ये बुक है, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो रॉबर्ट ई पार्क जो है वही जो है कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूम की बात करते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष को एक ही पैमाने के दो सिरे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। वह कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है? आप लोग आंसर करिएगा। कौन सा ऐसा उपागम है जो समाज में निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है मानता है और जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है? संघर्ष उपागम, प्रकारवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर होगा? कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। संघर्ष उपागम या कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। तो जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है वो समाज में
परिवर्तन का, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसका कारण जो है वो संघर्ष को बताता है, और संघर्ष के आधार पर ही समाज में जो परिवर्तन है उसको व्याख्यायित करता है। तो जैसे प्रकार्यवाद की बात करें तो प्रकार्यवाद कहता है कि समाज स्थिर है, इसमें कंसेंट है, सहमति है, और ये बैलेंस्ड है, संतुलित है। इसके सभी पार्ट जो है मिलकर समाज को स्थिरता दे रहे हैं, संतुलन दे रहे हैं, और सभी इकाई अपना प्रकार्य, अपना कार्य कर रहे हैं। ये प्रकारवाद जो है वो समाज को कोहेसिव होल की तरह दिखता है, कोहेसिव होल की तरह दिखता है। वहीं जो संघर्षवाद है वो कहता है कि समाज स्थिर नहीं है, वो परिवर्तित हो रही है, इसमें कंपटीशन है, इसमें शक्तियों का संघर्ष है, पावर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये संघर्षवाद की जो कोर फिलॉसफी है वो है। तो संघर्ष जो परिप्रेक्ष्य है उसके कुछ कार्ल मार्क्स एंड डेरेनराफ समाजशास्त्री हैं। समाज को संतुलन की जगह वो निरंतर संघर्ष शक्ति के रूप में देखते हैं, और निरंतर परिवर्तन और संघर्ष एक अस्थायी गुण संघर्ष सिद्धांत की जो मूल मान्यता वो है। वही प्रकारवादी उपागम में संतुलन और सहमति पर जोर होता है। तो जो प्रकारवाद है वो एक तरीके से मिलकर काम करना, जैसा कि हम लोग बात भी की है कि कोहेसिव होल, इसके सभी पार्ट अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं और समाज को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। वहीं संघर्षवाद जो है वो संसाधनों की लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है, और संघर्ष जो है वो सभी समाज में पाया जाता है। तो ये संघर्षवाद की मान्यता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। सूची 1 है, सूची 2 है, उसके साथ सुमेलित करना है आपको, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और अनुकूलन, तनाव नियंत्रण। आपको इसको मैच करना है और सही आंसर आप लोग करिएगा। सही आंसर बताइएगा। सामाजिक व्यवस्था, एकीकरण, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविक व्यवस्था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ये होगा कि जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एकीकरण की बात कर रहे हैं, वहीं जब सांस्कृतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो तनाव नियंत्रण। जो संस्कृति है, जो कल्चर है, कहीं ना कहीं समाज में संतुलन बनाता है, समाज को नियंत्रित करता है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से समाज को नियमित और रेगुलेट करता है। जो व्यक्तित्व व्यवस्था है वो व्यक्तित्व व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति, और जैविक व्यवस्था जो है अनुकूलन, एडाप्टेशन। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो आप जब भी टालकाट पार्सन की थ्योरी पढ़ेंगे तो उनकी थ्योरी में सबसे जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है AGIL, आप लोग ये याद रखिएगा। जब भी टालकाट पार्सन्स की बात होगी तो टालकाट पार्सन जो है वो AGIL मॉडल सामाजिक व्यवस्था की 4 पूर्व आवश्यकताओं को दर्शाता है। सामाजिक व्यवस्था की 4 पूर्व आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो जो सही मिलान है वो एकीकरण है, तनाव नियंत्रण है, लक्ष्य प्राप्ति है और अनुकूलन है। अन्य सभी कूट जो है वो सैद्धांतिक ढांचे का गलत संयोजन प्रस्तुत करते हैं। पार्सन का जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता मॉडल है वो AGIL, मतलब ए से अनुकूलन, G से गोल, I से इंटीग्रेशन और L से लेटेंसी। तो आप लोग AGIL टालकाट पार्सन जो मॉडल देते हैं आप लोग याद रखिएगा। ए से एडॉप्टेशन या अनुकूलन, G से गोल, I से इंटीग्रेशन और L से लेटेंसी। ठीक, तो ए जो है, जो एडॉप्टेशन है, जो अनुकूलन है वो जैविकी है, बायोलॉजिकल है। वहीं जो गोल है वो
व्यक्तित्व है, पर्सनल या पर्सनालिटी है, पर्सोना है। वहीं जो एकीकरण है वो इंटीग्रेशन है, वो एक सोशल है, सामाजिक व्यवस्था है। और तनाव नियंत्रण जो है वो लेटेंसी जो है वो सांस्कृतिक व्यवस्था है। तो ये आप लोग टालकाट पार्सन से AGIL याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन में क्या है कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है? अभी हम लोग पढ़े भी हैं। तो आंसर करिएगा। जो एडॉप्टेशन है, गोल अटेनमेंट है, इंटीग्रेशन है और लेटेंसी है। AGIL, AGIL। आप लोग आंसर करिए। AGIL। तो फटाफट आंसर करिए, किसकी है? टालकाट पार्सन की। तो ए से एडॉप्टेशन, जी से गोल अटेनमेंट या लक्ष्य प्राप्ति, आई से इंटीग्रेशन या एकीकरण और एल से लेटेंसी तनाव नियंत्रण या प्रतिमान अनुरक्षण। ठीक। तो एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, ये टालकाट पार्सन की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे टालकाट पार्सन है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 बुनियादी जरूरत जो AGIL है उसकी बात करते हैं। वही मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया से जुड़े हैं और रॉबर्ट मार्टन जो है मध्य सीमा सिद्धांत से संबंधित हैं। तो रॉबर्ट मार्टन जो है वो मध्य सीमा सिद्धांत से, वही मैक्स वेबर की बात होगी तो सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन की बात होगी। तो ये आप लोग बेसिकली याद रखिएगा, AGIL। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक है? आंसर करिएगा। आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन और यह सभी। तो ये चारों ऑप्शन में बताइएगा कौन सी परिस्थितियां हैं जो सात्मीकरण के लिए सहायक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि ABC, ये तीनों सही हैं। तो यह सभी सही है, यह सभी सही है। क्यों सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो सात्मीकरण है वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समूह को अपने सांस्कृतिक अंतरों को भुलाकर एक समान संस्कृति में विलीन हो जाते हैं। ठीक। तो सही क्यों है कि घनिष्ठ संपर्क, सहनशीलता और संचार के साधन ये सभी सात्मीकरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये कैटलिस्ट है एक तरीके से। जितना कम्युनिकेशन के उन्नत साधन होंगे, संचार व्यवस्था जितना उन्नत होगा, उतना ही लोग एक दूसरे के करीब आएंगे और उतना ही एक दूसरे के संस्कृति से रूबरू होंगे, गोथ्रो होंगे, और जिससे ये एक तरीके से सात्मीकरण के प्रेरक शक्तियों की तरह कार्य करता है। एक अनुकूल परिस्थिति सात्मीकरण की प्रक्रिया को देता है। तो चाहे वो आत्मीय सामाजिक संबंध हो, सहनशीलता हो या परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन हो, अगर किसी सोसाइटी में किसी अन्य कल्चर के प्रति टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, कट्टरता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सात्मीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं। वहीं आत्मीय संबंध, अगर किसी संस्कृति से, किसी कल्चर से हमारा एक लगाव है, एक हार्टफुल या एक कॉर्डियल रिलेशन बनता है, तो वो भी सात्मीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। वहीं जो संचार के उन्नत साधन है वो भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो सात्मीकरण पर सर्वप्रथम जो व्यवस्थित विचार रॉबर्ट ई पार्क और EW बर्गेस ने 1921 में दिया था। तो रॉबर्ट ई पार्क और EW बर्गेस ने 1921 में सर्वप्रथम जो है सात्मीकरण पर व्यवस्थित विचार दिया था। तो ये एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो समायोजन है, सात्मीकरण है, प्रतियोगिता है, सहयोग है, इनमें से कौन सा एक जो है वो सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? तो आप लोग आंसर करिएगा। तो आंसर क्या सही होगा? तो जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, वो एक तरीके से सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। बाकी जो समायोजन है, सात्मीकरण है, सहयोग है, ये एक कोऑपरेशन या सहयोगी प्रक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो जो समाज में जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, दो तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं, सहयोगी और तो जो सोशल प्रोसेस है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, वो एक सहयोगी है और एक असहयोगी है। सहयोगी प्रक्रियाएं कौन सी है? जैसे सहयोग है, समायोजन है और सात्मीकरण है, ये सभी सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक। और वहीं अगर असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो वो प्रतियोगिता, संघर्ष और प्रतिकूलन। तो आप लोग समझ गए होंगे जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो सहयोगी हैं। सहयोगी में जो सहयोग है, समायोजन है, स्वात्मीकरण है, वो सारी चीजें हैं जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। असहयोगी में संघर्ष हो गया, प्रतियोगिता हो गया और प्रतिकूलन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? आप लोग आंसर कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। तो सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन और सात्मीकरण, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है। तो सही सेट चुनिए और आंसर करिए। तो सही सेट क्या होगा? तो सहयोग जो है वो सही है कि ये सहयोगी प्रक्रिया है। वहीं जो है अनुकूलन और सात्मीकरण, तो 1 4 5, 1 4 5, तो सही आंसर क्या होगा? सी। बाकी जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, ये जो है असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो सहयोगी प्रक्रियाएं सामाजिक एकीकरण और एकता को बढ़ावा देती हैं। जो सहयोगी प्रक्रियाएं हैं वो सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन और सॉलिडारिटी, एकता को बढ़ावा देती हैं। गिलिन और गिलिन ने इसका स्पष्ट वर्गीकरण किया। तो गिलिन और गिलिन के अनुसार जो सहयोग है, अनुकूलन है और सात्मीकरण है, वो समाज को जोड़ने वाली प्रक्रियाएं हैं। और अगर देखें तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा वो समाज को विभाजित करती हैं, एकीकृत नहीं करती हैं। तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि जो सहयोग है, अनुकूलन है, सात्मीकरण है, वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा और आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? मतलब कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष और आत्मसातकरण। तो फटाफट आंसर करिए कौन सा नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े भी, तो जो सात्मकरण है ये सहयोगी प्रक्रिया है, ये सहयोगी है क्योंकि ये समाज में एकता और इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे रही है। वहीं अगर बात करें इन तीनों की तो ये असहयोगी हैं। ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आप एक्सप्लेनेशन समझ ही गए होंगे कि कौन सी प्रक्रिया सहयोगी नहीं है। मतलब वह प्रक्रिया जो सहयोग के आधार पर या एकीकरण के आधार पर नहीं है। तो आत्मसातकरण है जो एसोसिएटिव प्रक्रिया है। जो आत्मसातकरण है वो समाज को जोड़ने का काम करता है। एक तरीके से सहगामी या एसोसिएटिव प्रक्रिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया? सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया है? तो आंसर करिएगा। हैरियट मार्टिन्यू, इब्न खाल्दून, कार्ल मार्क्स, रैंडल कॉलिंस। तो कौन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा, इब्न खाल्दून। अगर इब्न खाल्दून की बात करें तो
इब्न खालदून जो है ऐतिहासिक संघर्ष सिद्धांत जो है, तो अरब विद्वान इब्न खालदून ने अपनी कृति मुकद्दिमा में एक बद्दू, खानाबदोश और हादेरी मतलब आसीन समाजों के बीच संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। खानाबदोश और आसीन समाजों के बीच संघर्ष का जो विश्लेषण स्पष्ट रूप से वो इब्न खालदून के चिंतन का आधार है। बाकी अगर कार्ल मार्क्स की करें तो वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था है, उसके क्रिटिक्स में इनकी पूरी अवधारणा है। अगर रेंडाल कोलिंस की बात करें तो वो सूक्ष्म संघर्ष, जब भी माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, जब सूक्ष्म संघर्ष की बात होगी तो हम कॉलिंस की बात करेंगे, और जब भी कैपिटलिज्म की व्यवस्था के क्रिटिक्स के रूप में कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो हम कार्ल मार्क्स को देखेंगे। अगर यहाँ पर बात हो रही है कि खानाबदोश और आसीन समाजों के बीच संघर्ष, तो वो इब्न खालदून है, उनकी एक कृति है, उनकी एक रचना है मुकद्दिमा, जिसमें खानाबदोश को बद्दू और आसीन को हादेरी, इनके बीच संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। नोमैडिक और सीडेंट्री, नोमैडिक एंड सीडेंट्री, इनके बीच जो है ऐतिहासिक संघर्ष सिद्धांत जो है इब्न खालदून का है। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? इसमें कौन सा एक एसोसिएटिव प्रोसेस नहीं है, सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण और समायोजन। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा वो प्रतिकूलता। प्रतिकूलता जो है वो सहगामी या एसोसिएटिव प्रक्रिया नहीं है। बाकी जो सहयोग है, सात्मीकरण है और समायोजन है वो सहगामी प्रक्रिया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा। अभी हम लोग इसको पढ़े भी, सहगामी और असहगामी, इसी को सहयोगी या असहयोगी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन, और असहगामी में प्रतिकूलता, संघर्ष और प्रतियोगिता, ये सारी चीजें आएंगी। तो आइए समझते हैं आगे। सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की जो सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या किए वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? विको, क्रोपोटकिन, रडजेनहोफर या एलटी हाबहाउस। तो कौन थे? आप लोग आंसर करिएगा। तो कौन थे वो? विको। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो जो जी विको है वो सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या की सहयोग की। तो सहयोग जो कोऑपरेशन है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करते हैं। तो जो जी विको हैं वह प्रथम विचारक थे जिन्होंने सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। बाकी अगर क्रोपोटकिन, रडजेनहोफर और हॉबहाउस की बात करें तो वो सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या का श्रेय वह जी जे तो जी विको जो है सहयोग के सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसात्करण प्रकार हैं। समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसात्करण एक प्रकार हैं सामाजिक प्रक्रिया के, सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक गतिशीलता के या सामाजिक नियंत्रण के। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग आंसर करिए। तो ये सभी हम लोगों ने अभी समझा भी। तो सामाजिक प्रक्रिया के एक प्रकार हैं, सामाजिक प्रक्रिया के एक प्रकार हैं। जो ए है वो सही है। तो और ये तीनों जो हैं, जो चाहे समायोजन, संघर्ष, आत्मसत्करण जो है, अभी हम लोगों ने सामाजिक प्रक्रिया में दो तरह की सहगामी या सहयोगी या असहयोगी और असहगामी प्रक्रियाएं पढ़े, जिसमें हम लोगों ने सहयोगी में जैसे आत्मसात्करण पढ़ा, अनुकूलन पढ़ा, तो ऐसी कुछ चीजें। वहीं असहयोगी में संघर्ष पढ़ा, प्रतिकूलता पढ़ा और प्रतियोगिता पढ़ा। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं? सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक।
जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है, तब वह रूपांतरित हो जाती है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है, तब वह रूपांतरित हो जाती है समझौते में, संघर्ष में, आत्मसात्करण में या सहयोग में। आप लोग आंसर करिए। अगर दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब दो लोगों के बीच कंपटीशन है, प्रतियोगिता है या प्रतिस्पर्धा है किसी चीज के लिए, अगर वो प्रतिस्पर्धा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, मतलब एक जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस कर जाते हैं, तब वह किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सही बात तो ये है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो आत्मसात्करण, सहयोग और समझौते में तो होगी नहीं, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा है वो एक तरीके से असहगामी या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है। और जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा इंटेंस होगी तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष में परिवर्तित हो जाएगी। और ये आप लोग कभी ना कभी इस चीज़ को देखते भी होंगे। कई बार एक सामान्य प्रतिस्पर्धा से शुरुआत होती है, बाद में दोनों ग्रुपों के बीच जिनके मध्य ये प्रतिस्पर्धा है वो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। मॉडर्न सोसाइटी में तो ये लगभग आम है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता होगा। तो प्रतिस्पर्धा क्या है? वो शांतिपूर्ण प्लस नियमों का पालन है, लेकिन जब नियमों का उल्लंघन होता है, हिंसा होती है, तब वो संघर्ष बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो जब प्रतिस्पर्धा में नियमों का उल्लंघन होता है और हितों की पूर्ति के लिए हिंसा या अनुचित साधनों का सहारा लिया जाता है, तब वह संघर्ष बन जाती है। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें से कौन सी एक सोशल प्रोसेस है? हिंसा, आक्रमण, संघर्ष, मुकाबला। अभी हम लोग कई बार इस सोशल प्रोसेस के जो प्रकार हैं उनका जिक्र भी किए हैं, तो आप लोग आंसर करिएगा। तो क्या होगा? तो संघर्ष जो है वो सामाजिक प्रक्रिया का ये एक प्रकार है। और संघर्ष किस तरह की सामाजिक प्रक्रिया है? असहयोगी या असहगामी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैंक स्पेस है और सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। तो प्रकार्यात्मक संघर्ष, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? वो संघर्ष होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। तो प्रतिस्पर्धा है तो कहीं ना कहीं वहां पे आगे कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा। तो संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत ही प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या हिंसा या इन सब की बात होगी। तो आइए आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो संघर्ष सिद्धांत यह मानता है कि समाज में हमेशा सीमित संसाधनों, धन, शक्ति, सत्ता के लिए विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच होड़ मची रहती है। सीमित संसाधनों पर नियंत्रण पाने की यह निरंतर प्रतिस्पर्धा ही संघर्ष सिद्धांत का मूल आधार है। जैसे कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट या वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो आगे चलते हैं और हम लोग बात भी किए, जो फंक्शनलिज्म है वो समाज के अंगों को एक बीच संतुलन और सहयोग पर केंद्रित है। मतलब एक कोहेसिव होल की तरह, एक समग्रता के रूप में समाज को देखते हैं। वहीं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? वो एक सूक्ष्म स्तर पर व्यक्तियों के बीच प्रतीकों के माध्यम से संवाद पर केंद्रित है। जब अभी हम सोशियोलॉजी में उपागम पढ़ेंगे तो उसमें माइक्रो एंड मैक्रो व्यू, सूक्ष्म एवं बृहद दृष्टिकोण पढ़ेंगे, तो उस पर आधारित है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो सूक्ष्म स्तर पर समाज को देखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? आप लोगों को आंसर करना है इसमें से कौन सा समायोजन या सहयोग की एक स्वरूप नहीं है? समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता और झगड़ा। 17th क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए। इसमें से कौन सा एक समायोजन का स्वरूप नहीं है? तो जो झगड़ा है, अगर देखेंगे जो झगड़ा है वो समायोजन का स्वरूप नहीं है। बाकी जो समझौता है, मध्यस्थता है, सहनशीलता है, ये तीनों ही कहीं ना कहीं समायोजन के स्वरूप
हैं। अगर समायोजन के स्वरूप की बात करें तो समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता है। तो समायोजन का अर्थ है कि सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाए। और झगड़ा की अगर बात करें तो ये सक्रिय संघर्ष का एक रूप है। यह परिस्थितियों को अनुकूल बनाने या शांति स्थापित करने की प्रक्रिया नहीं है। तो जो कॉम्प्रोमाइज है, जो मीडिएशन है, जो टॉलरेंस है, समझौता, मध्यस्थता और सहनशीलता, ये तीनों ही संघर्ष को टालने और समाज में समायोजन स्थापित करने की मान्यता प्राप्त स्वरूप हैं। अतः जो समझौता, मध्यस्थता और सहनशीलता है, ये समाज में समायोजन के स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सात्वीकरण के आवश्यक रूप से एक जो सात्वीकरण है वो आवश्यक रूप से इसेंशियली एक प्रक्रिया है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। आप लोग आंसर करिएगा। तो सात्वीकरण सामाजिक प्रक्रिया है, हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ भी रहे हैं, और सामाजिक प्रक्रिया है, और सात्वीकरण जो है वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। आशा है कि ये आप लोगों के लिए इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो ये सात्वीकरण है, एसिमिलेशन है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेती है। जो सात्वीकरण की प्रक्रिया है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेती है। चूंकि यह व्यक्तियों और समूहों के बीच दीर्घकालिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक आदान प्रदान और घुलने मिलने से संबंधित है, यह मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग पढ़िएगा। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार से मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार से मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है पर संस्कृतिकरण, एकीकरण, आत्मसात्मकरण, सहयोग। आप लोग आंसर करिएगा। 19th क्वेश्चन। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, तो इसको कहेंगे आत्मसात्करण। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आत्मसात्मकरण की बात क्या है कि असिमिलेशन जब दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है, मतलब स्मृतियां, परंपराएं और दृष्टिकोण पूरी तरह एक हो जाते हैं, मतलब इसको असिमिलेशन कहेंगे। मतलब ताकि वे एक हो जाएं, बिकम वन की बात कर रहा है जो आत्मसात्करण की पहचान है। वहीं पर संस्कृति ग्रहण क्या है, एकल्चरेशन क्या है, इसमें संस्कृतियां मिलती हैं, प्रभाव डालती हैं, लेकिन अपना जो अलग पहचान है वो नहीं खोती हैं। मतलब एक तरीके से जो आत्मसात्मकरण है और पर संस्कृति ग्रहण है, जो असिमिलेशन और एकल्चरेशन में बेसिक डिफरेंस है। एसिमिलेशन में एक संस्कृति अपनी आइडेंटिटी पृथक रूप में खो देती है, वहीं एकल्चरेशन में क्या है कि दोनों की आइडेंटिटी तो बनी रहती है पर एक दूसरे पर उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये एक कल्चर है, ये एक कल्चर है, दोनों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट रहता है और वहीं दोनों का अपना एक एग्जिस्टेंस बनी रहती है, अपनी आइडेंटिटी भी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये कल्चर मिल के एक बड़ा कल्चर बन जा रहा है जो कहीं ना कहीं अलग अलग जो पृथक आइडेंटिटी है वो खो देता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो सात्वीकरण का अर्थ है बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना, दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। जो सात्वीकरण है उसका अर्थ है क्या है, बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन, फोर्सफुली क्या कल्चर को चेंज कर रहे हैं, या एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना ये है, या दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, या विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। कौन सा सही है, तो विकल्प जो बी है वो सही है सात्वीकरण के केस में। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो 19वां क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी आत्मसात्वीकरण या पर संस्कृति ग्रहण, जो एसिमिलेशन और
एकल्चरेशन है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर सात्विकरण की बात हो रही है तो ये सही यही होगा कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना। ये बड़ी कल्चर है जो और ये छोटा कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो वो दूसरे में समा जा रही है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सात्विकरण एक धीमी और स्वाभाविक प्रक्रिया है जहाँ एक समूह धीरे धीरे दूसरे समूह की जीवन शैली अपना लेता है, पूर्णतया समा जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये सात्विकरण की अंतिम अवस्था है जहाँ हम और वे का भेद मिट जाता है। तो जो बलपूर्वक परिवर्तन है तो सात्विकरण कभी बलपूर्वक नहीं होता है और यह केवल संपर्क है, विलय नहीं है। जो निकट आना है वो एक दूसरे के करीब आना है, ये पर संस्कृति ग्रहण में हो सकता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्ज हो जा रहे हैं, एक दूसरे में ब्लेंड हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विलय हो जा रहा है, तो निकट आना भी नहीं सही होगा। तो यह सिर्फ जागरूकता है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। अगर ज्ञान की बात करें तो सही सबसे जो सही विकल्प होगा वो यही होगा कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना। बाकी जो ज्ञान है, निकट आना है, बलपूर्वक परिवर्तन है, ये सात्विकरण का अर्थ नहीं है। आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए और बी दो कल्चर है, ठीक। पहले ये करीब आते हैं, फिर बाद में स्टेप 3 में वो पूर्णतया एक दूसरे में समा जाते हैं। ये सात्विकरण की प्रक्रिया है। तो हम लोग सात्विकरण और पर संस्कृति ग्रहण में अंतर भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आइए 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है पर संस्कृति ग्रहण या सात्विकरण या परिवर्तन या प्रसार। तो आप लोग आंसर करिएगा। तो क्या होगा, वो सात्विकरण ही होगा, सात्विकरण। अगर सात्विकरण की अवधारणा को हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, दो कल्चर मिलकर एक हो जाते हैं। तो जो एसिमिलेशन की एक प्रक्रिया है वो ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक समूह या संस्कृति दूसरे समूह के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। तो ये एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कंप्लीट ब्लेंडिंग की बात कर रहा है, कंप्लीट ब्लेंडिंग की बात कर रहा है। अतः क्या होगा, सात्विकरण ही सही होगा। अगर हम पर संस्कृति ग्रहण को समझें तो एकल्चरेशन को समझें, पहले भी हम लोग समझे थे। इसमें दो संस्कृतियों का संपर्क होता है और एक दूसरे पर प्रभाव तो डालती हैं पर उनका एक दूसरे में मर्ज या विलय नहीं होता है। तो जो परिवर्तन है वो एक समान और व्यापक शब्द है और विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। वहीं डिफ्यूजन की बात करें, प्रसार की बात करें तो यह सांस्कृतिक तत्वों के फैलने की प्रक्रिया है, जीवन पद्धति के पूर्ण परिवर्तन की नहीं है। जैसे मान लीजिए जो हिंदुज़्म है, जो हिंदू का कल्चर है, जो लाइफ स्टाइल है, इसका प्रसार आप लोग यूरोप में भी देख सकते हैं या अन्य कॉन्टिनेंट पर भी देख सकते हैं, अलग अलग कंट्री में देख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये डिफ्यूजन हुआ, प्रसार हुआ, संस्कृतियों के तत्वों का जो कल्चरल एलिमेंट है उनका डिफ्यूजन हो रहा है, न कि एक दूसरे में ब्लेंड हो रहे हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो अगर प्रसार की बात होगी तो प्रसार केवल उनके विस्तार की बात होगी, न कि उनके ब्लेंडिंग की, मर्जर की या उनका एक दूसरे पर इम्पैक्ट की या एकल्चरेशन की। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, जो कंपटीशन है और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। या उपरोक्त सभी 22 क्वेश्चन आप देखिएगा और बताइएगा कौन सा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों होगा आइए समझते हैं। जो प्रतिस्पर्धा है वो एक शांतिपूर्ण, अचेतन और सहगामी उन्मुख प्रक्रिया है जो समाज के विकास में मदद करती है। इसके विपरीत संघर्ष क्या है, एक
हिंसक, चेतन और असहगामी प्रक्रिया है जो समाज को विघटित करती है। अगर देखें तो सभी विकल्प जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच मौलिक समाजशास्त्रीय अंतर को सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। प्रतिस्पर्धा जो है वो प्रगति लाती है, जबकि संघर्ष विनाश और अधिक पृथक्करण लाता है। तो इस तरीके से जो उपरोक्त सभी है वही सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? आप लोगों को आंसर करना है कि इनमें से कौन सी एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक संवेदनशीलता। तो इनमें से कौन सा एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? आप लोग आंसर करिएगा। तो संवेदनशीलता जो सेंसिटिविटी है वो सोशल प्रोसेस नहीं है। सेंसिटिविटी जो है वो सोशल प्रोसेस नहीं है। तो सामाजिक प्रक्रिया समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच होने वाली निरंतर अंतःक्रियाएं हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, सहगामी एसोसिएटिव और असहगामी डिसोसिएटिव। तो संवेदनशीलता जो है वो मनोवैज्ञानिक विशेषता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है या मानवीय भावना है, ह्यूमन फीलिंग्स है। यह व्यक्तियों के बीच होने वाली कोई सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। और सहगामी असहगामी जो सामाजिक प्रक्रिया है वो आप लोग जानते ही हैं, उसके अंतर्गत क्या आ रहा है वो भी आप लोग जानते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन पढ़िएगा। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक आधारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसात्करण, पृथक्करण, एकीकरण पर संस्कृति ग्रहण। 24 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिएगा। तो कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना, तो आत्मसात्करण तो होगा नहीं, क्योंकि उनका जो कल्चर है ऐसा नहीं है कि ब्लेंड हो जा रहा है, एक की आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है। वहीं पृथक्करण एक तरीके से असहयोगी प्रक्रिया है। यहाँ पर एकीकरण की बात हो रही है, तो एकीकरण सहयोगी प्रक्रिया की बात होगी। तो पहला और दूसरा तो गलत है। वहीं पर संस्कृति ग्रहण की बात करें तो पर संस्कृति ग्रहण कहीं ना कहीं संस्कृतियों के नज़दीक आने और एक दूसरे के सांस्कृतिक जो एलिमेंट है उनको एक्सेप्ट करने की बात होती है। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे केवल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, एकीकरण की बात हो रही है। तो जो 24 में ऑप्शन सही होगा वो होगा एकीकरण। अगर हम बात करें एकीकरण की, तो एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है जहाँ विभिन्न समूह एक समाज में एक साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन अपनी जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बनाए रखते हैं। मतलब कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो कल्चरल एलिमेंट है, उनका एक अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना यह दर्शाता है कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी मूल संस्कृति को नष्ट किए बिना। ये एकीकरण का एक एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? नीचे कुछ समाजशास्त्री दिए हैं, जैसे समनर, डेहरनडाफ, वेबर और सीमेल। इनमें से किसने ये कहा कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग आंसर करिए, किसने कहा है? तो जॉर्ज सीमेल का एक कथन है। अगर सीमेल की बात करें तो सीमेल ने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलू का अध्ययन किया है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शनल जो प्रकार्यात्मकता की बात करेंगे, उसके फंक्शनैलिटी की बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के, तो जॉर्ज सीमेल ने उसकी बात की है। उनका मानना था कि संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, यह समाज में छिपे हुए तनावों और गलतफहमियों की सतह पर लाकर उन्हें सुलझाने का काम करता है। सीमेल के अनुसार संघर्ष विरोधी दलों के बीच एकता लाने का एक तरीका है। जब गलतफहमियां दूर होती हैं तो समूह में अधिक सुदृढ़ एकता स्थापित होती है।
तो सीमेल का जो संघर्ष का प्रकारवाद है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो सीमेल क्या कहते हैं, जो संघर्ष है उसकी प्रकार्यता बताते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी बताते हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष से जब गलतफहमियां दूर होती है तो कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप ज़्यादा इंटीग्रेट होते हैं, उनमें एकता को बढ़ावा मिलता है। तनाव, संघर्ष, समाधान और समूह एकता, ये फ्लो चार्ट आप लोग देख सकते हैं। तनाव, संघर्ष, समाधान और समूह एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आप लोग देखिएगा, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आप लोग आंसर करिएगा। समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। आप लोग आंसर करिएगा। समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। ये जो संगठनात्मक शब्द है इसको आप देखिएगा, इसको याद रखिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर करिए। तो अगर देखें तो जो प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि अगर संगठन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सहयोग की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है तो सहगामिता की बात हो रही है। मतलब अगर हम संगठन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सहयोग की, सहगामिता की। सहगामिता की बात कर रहे हैं। तो जो प्रतिस्पर्धा है वो संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के सम्मिलित नहीं है, बाकी समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन ये संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के एलिमेंट हैं। तो जो संगठनात्मक या एसोसिएटिव या सहगामी जो सामाजिक प्रक्रिया है वो समाज में एकता, संगठन और संतुलन लाती है। इसके विपरीत जो असंगठनात्मक है या असहगामी है वो समाज में दूरी या अलगाव करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट से भी। ठीक, तो असंगठनात्मक है वो प्रतिस्पर्धा है, बाकी संगठनात्मक में समायोजन, सहयोग और व्यवस्थापन है। तो नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आप लोगों को आंसर करना है कि इसमें से कौन एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या सात्मीकरण। तो 27 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए। तो प्रतिस्पर्धा सही होगा, प्रतिस्पर्धा इज करेक्ट आंसर। क्यों? हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो प्रतिस्पर्धा एक तरीके से डिसएसोसिएटिव, असहगामी, असंगठनात्मक, असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता? आप लोग आंसर करिए। सामूहिक सौदेबाजी, युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी, युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी, इसमें से किसे हम संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? तो जो सामूहिक सौदेबाजी है वो संघर्ष का एक प्रकार नहीं है, बाकी जो है संघर्ष के एक प्रकार में आते हैं, बाकी जो है वो संघर्ष के एक प्रकार में आते हैं। तो जो सामूहिक सौदेबाजी है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, वो नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच वेतन, शर्त और अधिकारों को लेकर एक बातचीत या समझौता की विधि है। यह संघर्ष को टालने की एक व्यवस्था है। ठीक, तो सौदेबाजी एक समाधान है, एक रेजोल्यूशन है, एक समझौते की प्रक्रिया है, अतः ये संघर्ष का प्रक्रिया नहीं है, संघर्ष की प्रक्रिया नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन देखिएगा, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप 29 क्वेश्चन को आंसर करिए। तो 29 क्वेश्चन क्या है? संघर्ष की बात कर रहा है, तो संघर्ष जो है एक चेतन प्रक्रिया के रूप में है। आप जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे, तो कार्ल मार्क्स जो है वो बात करते हैं
क्लास कॉन्शियसनेस की वर्ग चेतना की बात करते हैं। ठीक, अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो वर्ग चेतना की बात करते हैं। वर्ग चेतना मतलब जब पहले सर्वहारा क्या है, वो क्लास इन इटसेल्फ है, मतलब अपने आप में वर्ग है, लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा उनमें एक जागरूकता आएगी, एक चेतना का विकास होगा। और जब वर्ग चेतना का विकास होगा, जिससे क्या होगा कि वो अपने आप के लिए एक वर्ग हो जाएंगे, क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा, और जिससे संघर्ष होगा, एक सामाजिक क्रांति आएगी। तो संघर्ष क्या है, वो एक चेतन प्रक्रिया है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अगर संघर्ष की बात करें तो ये तब उत्पन्न होता है जब सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति या समूह एक दूसरे को जानबूझकर चेतन अवस्था में ना नुकसान पहुंचाते हैं, बल प्रयोग करने या हिंसक तरीके से अपनाने का प्रयास करते हैं। चूंकि संघर्ष में विरोधी को नष्ट करने या दबाने का जानबूझकर इरादा होता है, इसलिए यह पूरी तरह से एक चेतन प्रक्रिया है। कार्ल मार्क्स ने भी वर्ग चेतना की बात की है और उसी के माध्यम से ही वर्ग संघर्ष की बात की है। तो संघर्ष जो है वो चेतन, रुक रुक कर या हिंसक हो सकता है, वहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो अचेतन है, निरंतर है और शांतिपूर्ण है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? फटाफट आप लोग आंसर करिए, अब लगभग रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? संघर्ष, हिंसा, आक्रमण या मुकाबला? सॉरी, तो आप लोग आंसर करिएगा। तो सही आंसर क्या है? तो संघर्ष जो है हम लोग एक सामाजिक प्रक्रिया में पढ़े हैं। और संघर्ष किस तरह की सामाजिक प्रक्रिया है? असहगामी या असहयोगी। असहयोगी, ठीक, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। बाकी हिंसा, आक्रमण, मुकाबला उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो ये भी समझ लीजिए कि जो संघर्ष है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक स्थापित पारस्परिक और व्यापक अंतःक्रिया जो समाज की संरचना को आकार देती है। ठीक, तो समाजशास्त्र में जो प्रक्रियाएं हैं वो सहयोग, समायोजन, एकीकरण, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये सभी जो है वो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। और अगर हिंसा, आक्रमण की बात करें तो ये केवल उपकरण है जिनका उपयोग संघर्ष के दौरान किया जाता है। मतलब ये एक तरीके के टूल्स हैं या एक तरीके के साधन हैं जो उस समय जब संघर्ष होता है तो उस समय यूज में लाए जाते हैं। तो संघर्ष क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। 31 क्वेश्चन देखिएगा। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या संघर्ष प्रतिस्पर्धा। तो वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, अनौपचारिक, लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या संघर्ष, इनमें से क्या कहलाती है? आंसर करिएगा। तो ये संघर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? संघर्ष कहलाती है। तो मैक्स वेबर के अनुसार वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा जो पर्सनल कंपटीशन है, जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सचेत होकर अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं तो वह संघर्ष का रूप ले लेती है। वेबर ने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण संघर्ष, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट कहा है, जिसमें हिंसा नहीं होती है। आप लोग समझ गए होंगे संघर्ष को। 32वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। इनमें से क्या संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन और अस्थिरता। अस्थिरता। तो जो निरंतरता है वो संघर्ष की विशेषता नहीं है। जो निरंतरता है वो संघर्ष की विशेषता नहीं है। बाकी जो है वो संघर्ष की विशेषता में आएंगे। तो संघर्ष एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। मतलब
जब भी संघर्ष की बात होगी तो बात होगी इंटरमिटेंट की, मतलब रुक रुक कर, मतलब इसमें पॉज होते हैं। ये कंटिन्यूअस या निरंतर प्रक्रिया नहीं होती है। कोई भी समाज या समूह लगातार संघर्ष की स्थिति में जीवित ही नहीं रह सकता। संघर्ष के बाद हमेशा शांति, समायोजन या सांस्कृतिक ह्रास का चरण आता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर बात करें तो व्यक्तिगत संपर्क की, सामाजिक मूल्यों के हनन की और अस्थिरता की, तो ये अवश्य रूप से संघर्ष की जो अनिवार्य प्रमाणित विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत आता है। अतः जो संघर्ष है वो निरंतर नहीं है, बाकी इसमें व्यक्तिगत संपर्क भी है, सामाजिक मूल्यों का हनन भी होता है और इससे इनस्टेबिलिटी भी आती है, समाज में अस्थिरता भी आती है। तो आप लोग 32 क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए 33 समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? चेतन प्रक्रिया, व्यक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया। अभी हम लोग पढ़े जो संघर्ष है वो चेतन प्रक्रिया भी है, संघर्ष जो है वो व्यक्तिक प्रक्रिया भी है, तो संघर्ष जो है वो एक यूनिवर्सल भी है, सार्वभौमिक है। मतलब आज तक के सभी समाजों में संघर्ष किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। पर जो निरंतर प्रक्रिया है, तो संघर्ष निरंतर प्रक्रिया नहीं है। संघर्ष जो है वो निरंतर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, इंटरमिटेंट रुक रुक कर, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोग समझ भी गए होंगे संघर्ष क्या है, एक असतत या डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो बीच बीच में रुक जाती है। संघर्ष में जो सार्वभौमिक भी है, चेतन भी है और ये पर्सनल भी है, वैयक्तिक भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? किस समाजशास्त्री ने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? बोगार्डस, समनर, किंग्सले डेविस या गिलिन एवं गिलिन? तो आप लोग आंसर करिएगा। तो जो समनर हैं वो विरोधी सहयोग की बात करते हैं। ठीक, तो प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर ने व्यवस्थापन या समायोजन को, एकोमोडेशन को विरोधी सहयोग या एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन के रूप में परिभाषित किया है। इनकी जो बुक है फॉकवेज में ये एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, विरोधी सहयोग की बात करते हैं। डब्ल्यू.जी. समनर का मानना था कि समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मजबूरी में उन लोगों के साथ भी सहयोग करते हैं जिनके साथ उनके बुनियादी वैचारिक विरोध होते हैं। ठीक, तो इनकी जो पुस्तक है फॉकवेज जनरीतियां, और उन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत करने वाला माना जाता है। तो ये एक बुक इनकी नाम याद करिएगा। और एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन की बात अगर बात आएगी, विरोधी सहयोग की बात आएगी, तो डब्ल्यू.जी. समनर की बात याद रखना और उनका नाम ही प्रमुखता में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 समझते हैं। समायोजन का क्या अर्थ है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नृजातीय समूह, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नृजातीय समूह, जो एथनिक ग्रुप हैं, वो एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। दोनों ए एवं बी दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आप लोग आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उपर्युक्त में? मतलब सॉरी, तो जो ए और बी दोनों है वही सही होगा। तो ए एवं बी दोनों सही होगा। क्यों सही होगा? तो आइए समझते हैं। जो समायोजन है, जो एकोमोडेशन है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह अपने भौतिक या सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है। तो इसमें जो जातीय, जो एथनिक ग्रुप है, वो अपनी विशिष्ट पहचान और जो विभिन्नता को है, जो डिस्टिंक्टिवनेस की है, जो विशिष्टता की है, वो बनाए रखते हुए सह अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। तो समायोजन एक तरीके से कहीं ना कहीं
क्या है, एक को एग्जिस्टेंस है। ठीक, सहजीविता की बात करता है, मतलब कहीं न कहीं दोनों एग्जिस्ट हैं, दोनों के कल्चरल एलिमेंट अस्तित्व में है और बिना अस्तित्व में अपना अस्तित्व खोए ही एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, जॉर्ज सी मेल या लुइस कोजर, एले कोजर, इनमें से किसने संघर्ष के प्रकारों पर लिखा है? तो जब भी संघर्ष के प्रकारों की फंक्शनैलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो कोजर की बात होगी। किसकी बात होगी? कोजर की। लुइस कोजर की बात होगी। तो लुइस कोजर संघर्ष के प्रकारों पर लिखे हैं। ठीक, सही ऑप्शन क्या होगा? लुइस कोजर। तो लुइस कोजर एक प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता। तो इनकी एक पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक है लुइस कोजर की। तो ये दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट की बात भी करते हैं, एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कोहेशन की बात करते हैं। तो कोजर ने सामाजिक संघर्ष की प्रकारवादी व्याख्या की है और यह दर्शाते हुए कि बाहरी संघर्ष आंतरिक समूह एकता को बढ़ाता है, ग्रुप कोहेशन को बढ़ाता है। मतलब जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है कहीं न कहीं इनके कोहेसिवनेस को, अंतः संबद्धता को और ज़्यादा मजबूत करता है और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित संगठन आपको बताना है। नातेदारी संगठन, धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन और सजातीय संगठन। आप लोग आंसर करिए। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो ये दोनों ही कहीं न कहीं जो औद्योगिक संगठन है उन्हीं की विशेषता है, उन्हीं की विशेषता है औद्योगिक संगठन की। तो जो औद्योगिक संगठन है वो प्रतिस्पर्धा किसके लिए? मार्केट शेयर के लिए, प्रॉफिट के लिए। वहीं संघर्ष क्या है? श्रमिक के लिए, श्रमिक और प्रबंधन के मध्य या कई बार कैपिटलिस्ट के भी मध्य होता है। तो जो औद्योगिक संगठन है, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पाया जा रहा है। तो औद्योगिक संगठनों की मूल संरचना में पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष निहित होता है। वहीं मुनाफे और संसाधनों के बंटवारे को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में बाजार प्रतिस्पर्धा और संरचनात्मक संघर्ष के बिना किसी भी औद्योगिक संगठन का अनुरक्षण होना संभव नहीं है या असंभव है। आइए हम लोग क्वेश्चन 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित होता है? एक जनजातीय समाज, एक ग्रामीण समाज, प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। 38 क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर करिए। सही ऑप्शन क्या होगा? एक उत्तर औद्योगिक समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। जब हम उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं तो इसकी अवधारणा जो है डेनियल बेल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज की बात जब आएगी तो डेनियल बेल को याद रखिएगा। वह समाज है जहां भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना, सेवा और ज्ञान के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। सूचना, सेवा और ज्ञान के उत्पादन को। तो उच्च कौशल और तकनीकी नवाचार की मांग के कारण यहाँ नौकरियों और आर्थिक अवसरों के लिए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो अगर देखेंगे कृषक समाज क्या है, वो परंपरा और सहयोग पर आधारित है। औद्योगिक समाज उत्पादन पर। वहीं जो उत्तर औद्योगिक है वो सूचना और सेवा और नॉलेज के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस है। यहाँ पे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा या जो हायर कंपटीशन है वो पाया जाता है या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की
मूल इकाई क्या है? आप लोग आंसर करिएगा 39 क्वेश्चन। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, एक्शन है। आइए समझते हैं। मैक्स वेबर की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो मैक्स वेबर एक व्याख्या के एनालिटिकल टूल की बात करते हैं, वर्स्टेहन अर्थपूर्ण बोध, जिसमें वो सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। तो जब व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात होगी, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात होगी, तो वो किस समाजशास्त्र से जुड़ा है? वो मैक्स वेबर से जुड़ा है। और वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन का अर्थपूर्ण बोध वशटेहन कराने का प्रयास करता है। तो कोई भी क्रिया जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई हो, वही इस शास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई या बेसिक यूनिट कहलाती है। जब भी इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात होगी, वो आप लोग मैक्स वेबर को याद करिएगा। मैक्स वेबर के साथ साथ आप ये याद रखिएगा सोशल एक्शन जिससे जुड़े हैं मैक्स वेबर, वर्स्टेहन पद्धति को याद रखिएगा। इनसे जुड़ा एक आइडियल टाइप भी है। ये लोग हम लोग जब मैक्स वेबर को सोशियोलॉजिकल थियरी में पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? बोगार्डस, मैकाइवर, ए.डब्ल्यू. ग्रीन, किंग्सले डेविस। आप लोग आंसर करिए। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। किसने सहयोग को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सहयोग में क्लासिफाई किया है? तो ए.डब्ल्यू. ग्रीन ने। ए.डब्ल्यू. ग्रीन ने। तो जो प्राथमिक सहयोग है वो निस्वार्थ सहयोग जहां हित आपस में गुथे हैं, जैसे परिवार, मित्र। अगर द्वितीयक सहयोग की बात करें तो आधुनिक समाज में स्वार्थ हितों की पूर्ति हेतु सहयोग, जैसे मालिक और मजदूर। टर्सरी की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अवसरवादी और अल्पकालिक सहयोग है। कार्य खत्म तो सहयोग खत्म। दो विरोधी राजनीतिक दलों का चुनाव हेतु गठबंधन। तो जो तृतीयक में है वो ज़्यादा संविदात्मक है, ज़्यादा अवसरवादी है। तो प्राथमिक में निस्वार्थ परिवार, द्वितीयक में आर्थिक या व्यावसायिक, तृतीयक में राजनीतिक या अवसरवादी सहयोग की बात करते हैं। तो अगर प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सहयोग की कोऑपरेशन की बात होगी तो हम ग्रीन को याद रखेंगे। मैकाइवर एवं पेज की बात होगी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो मैकाइवर एवं पेज ने। तो मैकाइवर और पेज जो है सहयोग को दो मुख्य भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य के लिए समान कार्य करते हैं तो वह प्रत्यक्ष सहयोग है, मतलब समान उद्देश्य के लिए समान कार्य कर रहे हैं। वहीं उद्देश्य समान हो लेकिन कार्य श्रम अलग अलग हो तो वह अप्रत्यक्ष सहयोग है, मतलब उद्देश्य तो एक ही है लेकिन उनका जो कार्य है, उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। शायद जैसे उनके स्पेशलाइजेशन बटे हुए हैं, कहीं न कहीं ये अप्रत्यक्ष सहयोग है। बाकी ग्रीन की बात करें तो ग्रीन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सहयोग की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया की बात मैक्स वेबर करते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। जॉनसन की बात करें तो वो सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम की बात करते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण, आंशिक रूप से पृथक्करण, पूरी तरह से पृथक्करण या पूरी तरीके से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। तो प्रतिस्पर्धा बताइए क्या है? तो प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलू को भी पढ़ा और अभी प्रतिस्पर्धा को भी पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की बात करें तो ये एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक। इसमें व्यक्ति या समूह एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जो समाज में पृथक्करण लाता है।
तो अगर प्रतिस्पर्धा के बात करेंगे तो एक प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या है, एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है, पूरी तरीके से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। तो जैसा कि हम जब प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो वो हमने पढ़ा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। उसके साथ साथ अगर ये बात करें तो एक तरीके से निषेधात्मक या निगेटिव अंतःक्रिया है, जबकि जो इसका लक्ष्य है वो सकारात्मक है। जो इसकी अंतःक्रिया है वो निषेधात्मक है। ठीक, निषेधात्मक, पर इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, वो सकारात्मक है, जो पूरी तरीके से एकीकरण करने वाली होती है। तो सही क्या है, वो पूरी तरीके से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 43। 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रॉस ने, गिलिन ने, पार्क व बर्गेस ने या मैकाइवर एवं पेज ने? आप लोग आंसर करिएगा। तो गिलिन और गिलिन ने, गिलिन और गिलिन ने। जब गिलिन और गिलिन की बात होगी तो अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में सामाजिक अंतःक्रियाओं को विस्तार से समझाया है। 1905 में कुल 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं, सोशल प्रोसेस को एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की इन्होंने। ठीक, अगर रॉस की बात करें तो वो सोशल कंट्रोल पर कार्य करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। पार्क व बर्गेस की बात करें तो वो ह्यूमन इकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। और मैकाइवर एवं पेज जो है सामाजिक संबंधों के जाल को मानने के लिए प्रसिद्ध हैं। समाज की जो परिभाषा है, वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए मैकाइवर एवं पेज जाने जाते हैं। जब भी 38 प्रकार की सोशल प्रोसेस की बात होगी एक सूची की, तो वो गिलिन और गिलिन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 समझते हैं। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो इसे संघर्ष को क्या कहते हैं? जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को क्या कहेंगे? आप लोग आंसर करिए 44। तो अव्यक्त संघर्ष मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे संघर्ष जो अभी भी अव्यक्त हैं, एक्सप्रेस नहीं है। अव्यक्त या लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट वह स्थिति जहां दो विरोधी गुटों के बीच तनाव और शत्रुता तो होती है, लेकिन वे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर हमला नहीं करते। भावनाएं जो है वो दबी रहती है, अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं। आगे हम लोग चलते हैं 45 क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? आप लोग आंसर करिए। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। 45 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिएगा कि अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ये जरूरी नहीं है अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जो अप्रत्यक्ष सहयोग है, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन है, उसमें जो श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है और लोग अलग अलग कार्य करते हैं और एक समान लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। इसमें यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सभी को बराबर लाभ मिले। ठीक, जैसा कि ये इनपुट है, ये एक आपका गोल है, ये इनपुट इधर से, एक व्यक्ति इधर से, एक व्यक्ति इधर से। जैसे कि आप देखते हैं अभी मॉडर्न जो कॉपरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉरपोरेट कल्चर है, उसमें आपको विशेषीकरण, जो श्रम का विशेषीकरण देखने को मिलेगा। मतलब एक जो आउटपुट है प्रोडक्ट में, कई लाइन है, कई विभाग है, एक साथ काम कर रहे हैं और वो विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसको क्या है, ये कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इनका गोल तो समान है, लेकिन एक दूसरे पर या एक दूसरे को लिए समान रूप से लाभान्वित नहीं होते। सबका काम बटा हुआ है, सबके फंक्शन
बटे हुए हैं। 45 के बाद हम लोग 46 क्वेश्चन देखते हैं। कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं, उस सहयोग को क्या कहेंगे? वह सामान्य सहयोग, तृतीय सहयोग या प्रत्यक्ष सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग क्या कहलाएगा? 46 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिएगा फटाफट। तो क्या कहलाएगा? तो वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। तृतीय सहयोग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? आइए समझते हैं। जो तृतीय सहयोग है वो टर्सरी कोऑपरेशन है, तब होता है जब दो या दो से अधिक विरोधी समूह या व्यक्ति किसी विशेष संकट या स्वार्थ के लिए अस्थायी रूप से अपने मतभेद बुलाकर एक साथ आ जाते हैं। तो बाहरी संकट के समय विपक्षी दलों का सत्ताधारी दल के साथ एक आना एक अवसरवादी और अस्थायी समायोजन अकोमोडेशन है। हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो ग्रीन का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसमें पढ़े भी थे। जो टर्सरी है वो राजनीतिक और अवसरवादी है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। समझ भी सकते हैं। प्राइमरी में परिवार और मित्र, द्वितीयक में कार्यालय या औपचारिक या जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, तृतीयक में जो गठबंधन है, अस्थायी है, अवसरवादी एसोसिएशन है या एकोमोडेशन है, तो वो है। आइए 47, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? सहयोगी प्रक्रिया, आत्मसात प्रक्रिया, असहयोगी प्रक्रिया या व्यवस्थापन की प्रक्रिया। आप लोग आंसर करिएगा। तो असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो तो वो कहीं ना कहीं असहयोगी प्रक्रिया ही है। वह व्यवस्थापन की प्रक्रिया नहीं है, वह सहयोगी प्रक्रिया भी नहीं है। ठीक। वह आत्मसात की प्रक्रिया भी नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो अभी ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग समझ गए होंगे। 48 क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार, अकार्य, प्रकट प्रकार या अंतर्निहित प्रकार। आप लोग आंसर करिएगा 48 क्वेश्चन। जब हम लोग प्रकार की बात किए तो प्रकार की बात में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकार या फंक्शनल अप्रोच में सोसाइटी को हम एक कोहेसिव होल की तरह देखते हैं, एक समग्रता के रूप में देखते हैं और इसके सभी पार्ट कहीं ना कहीं फंक्शन कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में स्थिरता है। तो जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रकार कहलाते हैं। ठीक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध, एक संदर्भ प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तब ये प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, आपको बताना है इराक ईरान के दो कंट्रियों के मध्य जो युद्ध होता है, या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, कोई सौंदर्य प्रतियोगिता है, या मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। तो दो स्पोर्टिंग क्लब है जिनके बीच फुटबॉल मैच है, जिसमें से आपको प्रतियोगिता बताना है। 49 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिएगा। तो क्या आंसर होगा? डी। आंसर डी क्यों सही होगा? तो प्रतियोगिता जो है एक शांतिपूर्ण, अव्यक्त और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लक्ष्य को पाना मुख्य होता है, प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना नहीं। तो सौंदर्य प्रतियोगिता नियमों से बधी एक पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रक्रिया है जहां कोई प्रत्यक्ष हिंसा या व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। सॉरी। तो अगर इसमें देखेंगे तो अगर हम किंग्सले डेविस की बात करें तो किंग्सले डेविस का एक स्टेटमेंट है जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा जो है प्रतियोगी को यह सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को पीछे छोड़ दें। तो इससे क्या है, ये अत्यंत जो है सकारात्मक या पॉजिटिव सोशल प्रोसेस है। तो मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो जो प्रतिस्पर्धा है वह सामाजिक प्रगति का भी एक आवश्यक कारक है। अन्य देखेंगे ईरान इराक युद्ध है, ये कहीं ना कहीं
एक दूसरे को खत्म करने की तरफ अग्रसर हैं। युद्ध कोई प्रतियोगिता का उदाहरण नहीं हो सकता है। जो सांप्रदायिक संघर्ष है ये भी गलत है, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं हिंसा, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना को रिफ्लेक्ट करता है। और एक सौंदर्य प्रतियोगिता, और अगर बी और डी ऑप्शन को देखेंगे, अगर इसमें से चुनना होगा तो हम लोग डी ऑप्शन को चुनेंगे। बी ऑप्शन कहीं न कहीं जो सौंदर्य प्रतियोगिता है वो स्किल बेस्ड नहीं है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश भी होती है। और जो सौंदर्य प्रतियोगिता है वो समाज के विकास में भी उतना सहयोग नहीं कर रही है। तो मोहन बागान एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच ये एक आदर्श प्रतियोगिता कहलाएगा। अगर 50 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग या न संघर्ष है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों प्राप्त है। हमने फंक्शनल अप्रोच भी पढ़ा और हमने कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच भी पढ़ा, और समाज में दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक जैसे मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कोई भी समाज विशुद्ध रूप से केवल सहयोगात्मक या केवल संघर्षपूर्ण नहीं हो सकता। समाज इन दोनों का एक जटिल मिश्रण है। मैकाइवर का जो प्रसिद्ध कथन है कि समाज संघर्ष द्वारा कटा हुआ सहयोग है। समाज संघर्ष द्वारा कटा हुआ सहयोग है। सोसाइटी इज ए कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा होना चाहिए सहयोग, प्रतिद्वंद, साहचर्य या प्रतियोगिता। तो सही ऑप्शन क्या है? प्रतियोगिता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी संस्था में जुड़े हैं, आप कलीग हैं, तो कहीं ना कहीं कॉमन जो गोल है वो प्राप्त करने के लिए उन लोगों में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का भाव होना चाहिए। प्रतियोगिता का अगर भाव नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने इफ़िशियंसी पे, इन सब पे आप काम नहीं करेंगे। तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, जो आपका स्किल इन्हांसमेंट है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगा। तो कुछ न कुछ मात्रा में प्रतियोगिता जरूरी है। तो अगर प्रतियोगिता तब होती है जब दो या अधिक व्यक्ति समूह एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं जिसे सभी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, मतलब सीमित संसाधन है। वहीं आम लक्ष्य जो कॉमन गोल है जब सीमित हो तो उसे पाने की होड़ स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता को जन्म देती है। समझौता यह तत्वतः उसकी प्रक्रिया है, समंजन की, सहकार की, गण बनाना या प्रतियोगिता की। तो आप लोग आंसर करिए। तो यह एक समंजन की या सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया है समझौता। समंजन वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह अपने मतभेदों को भुलाकर या समझौता करके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करते हैं। तो समझौता एक कॉम्प्रोमाइज है जो समंजन, एकोमोडेशन या सामंजस्य के लिए किया जाता है। प्रतिस्पर्धा हमेशा सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। आप लोग 53 क्वेश्चन को आंसर करिएगा। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा क्या है? अचेतन है और अवैयक्तिक संघर्ष है। हम लोगों ने संघर्ष की जब बात की तो वो चेतन की बात की और वैयक्तिक की बात की, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है वो अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है एवं अचेतन है। तो मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां ध्यान लक्ष्य पर होता है, न कि प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने पर। तो प्रतिस्पर्धा क्या है? अचेतन है, अवैयक्तिक है। वहीं संघर्ष जो है वो कॉन्शियस है, चेतन है। वहीं व्यक्तिगत है, पर्सनल है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
निम्नांकित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? आप लोगों को बताना है। अवैयक्तिक, निरंतर, व्यवस्थापन की प्रक्रिया, सार्वभौमिक क्रिया। 54 आंसर करेक्ट बताइए क्या सही है कि निम्नांकित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? अवैयक्तिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया या सार्वभौमिक प्रक्रिया? तो क्या नहीं है? व्यवस्थापन की प्रक्रिया। मतलब जो प्रतिस्पर्धा है वो व्यवस्थापन की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा की विशेषता नहीं है। बाकी प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक भी है, निरंतर भी है और एक सार्वभौमिक क्रिया भी है। ये सभी समाजों में सभी जगह अवश्य रूप से प्राप्त होता है। तो प्रतिस्पर्धा एक निरंतर, सार्वभौमिक और अवैयक्तिक प्रक्रिया है जो हर समाज में पाई जाती है। जो व्यवस्थापन है वो प्रतिस्पर्धा की विशेषता नहीं है। यह एक अलग सामाजिक प्रक्रिया है जो संघर्ष के बाद स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अपनाई जाती है। व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है? आप लोग बताइए। सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन या आत्मसात्मीकरण। व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है? तो वो क्या है? वो संघर्ष है। वो क्या है? संघर्ष है। तो जो व्यवस्थापन है, एकोमोडेशन है, मूल रूप से संघर्ष को रोकने या टालने की एक व्यवस्था है। तो बिना पूर्व संघर्ष या विरोध की स्थिति के समझौता या व्यवस्थापन की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती है। अतः संघर्ष क्या है? इसकी पूर्व शर्त है। तो व्यवस्थापन की समायोजन की जो पूर्व शर्त है वो संघर्ष है। जैसे पहले कॉन्टेक्ट है, फिर कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन में जब जो नियम है वो टूटते हैं, नियमों का उल्लंघन होता है, तो फिर वो संघर्ष बन जाता है। संघर्ष के बाद ही एकोमोडेशन या व्यवस्थापन का लेवल या स्टेज आता है। उसके बाद आत्मसात्मीकरण या एसिमिलेशन। तो इस पूरे फ्लो चार्ट को आप समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। क्रिया, अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। क्रिया, अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। आप लोग आंसर करिए। तो क्या होगा? अंतःक्रिया। आइए समझते हैं इंटरेक्शन क्यों है। तो अंतःक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन है वो समाजशास्त्र की जो सबसे बुनियादी इकाई है। व्यक्तियों के बीच संपर्क और संचार से ही समाज का निर्माण होता है। चाहे वह सहयोग हो, प्रतिस्पर्धा हो या संघर्ष हो, वो सभी सामाजिक प्रक्रियाएं मूल रूप से अंतःक्रियाओं के भिन्न भिन्न रूप हैं। मतलब चाहे सामाजिक प्रक्रिया कोई भी हो, चाहे सहयोगी हो या असहयोगी, उसमें सबसे मूलभूत जरूरी चीज क्या है? वो है इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? व्यवस्थापन, आत्मसात्मीकरण, संघर्ष या अनुकूलन। आप लोग आंसर करिए। किस सामाजिक प्रक्रिया से के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? वो क्या है? आत्मसात्मीकरण। आइए समझते हैं। जो एसिमिलेशन है, आत्मसात्मीकरण है, वो क्या है? तो सीमांत मानव, जो मार्जिनल मैन की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट पार्क ने। जब भी मार्जिनल मैन या सीमांत मानव की बात आएगी तो वो रॉबर्ट पार्क द्वारा दी गई अवधारणा है। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो दो भिन्न संस्कृतियों के बीच फंसा होता है। तो आत्मसात्मीकरण एक धीमी प्रक्रिया है जब एक व्यक्ति अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ रहा होता है और नई को पूरी तरह अपना नहीं पाता, तो वो संवाद स्थिति में आ जाता है। तो ये मूल संस्कृति है, ये नई संस्कृति है और ये ट्रांजिशन जोन है, सीमांत मानव। और मार्जिनल मैन की अवधारणा रॉबर्ट पार्क द्वारा दी गई है। आइए 58 क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतरपीढ़ी संघर्ष है? आप लोग अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण बताना है। भूमि वितरण, नगर प्रवास, समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 58 क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। तो सही बात यही है
कि जो पीढ़ियों के अंतराल का जो है वो संघर्ष पैदा करती है वो यही है कि समय के बदलने के साथ मूल्य में परिवर्तन आते हैं, मूल्य बदल जाते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। अगर देखें तो अंतर पीढ़ी संघर्ष जो इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, दो अलग अलग पीढ़ियों जैसे माता पिता और बच्चों के बीच वैचारिक टकराव है। समाज में तीव्र गतिशीलता के कारण पुरानी पीढ़ी के सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो नई पीढ़ी के मूल्यों से मेल नहीं खाते, जो संघर्ष को जन्म देता है। तो आप देखेंगे पीढ़ी ए के वैल्यूज हैं, पीढ़ी बी के, तो दोनों के जो वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। आइए समझते हैं 59। इसमें दो सूची दिया गया है, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है पर संस्कृतिकरण, एकीकरण, आत्मसात्मकरण और समायोजन। इसको मैच करना है सूची 2 से। एक वैसी स्थिति जिसमें लोग विभिन्नताओं में रहते हुए भी एक साथ काम करते हैं, एक वैसी स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं, यह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक प्रतिमान को छोड़ने लगते हैं और प्रभावी संस्कृतियों को लेने लगते हैं। अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण रूप में सम्मिलित हों। तो सही आंसर आप लोग देखिए और मैचिंग बताइए क्या होगा। 59 क्वेश्चन। तो सही सुमेलन क्या होगा? तो सही सुमेलन ए इज करेक्ट आंसर। अगर पर संस्कृति ग्रहण की बात करें या पर संस्कृति ग्रहण की, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा भी इस कॉन्सेप्ट को। तो पर संस्कृति ग्रहण को ये कर सकते हैं। एकीकरण की बात करें तो एकीकरण क्या है? अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हों। ये क्या है? एकीकरण। तो अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हों। वहीं आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण क्या है कि वो जब एक प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को छोड़ने लगते हैं और प्रभावी संस्कृतियों को अपनाने लगते हैं। ठीक, ये आत्मसात्करण है। और समायोजन की अगर बात करें तो एक वैसी स्थिति जिसमें लोग विभिन्नताओं में रहते हुए भी एक साथ काम करते हैं। ये एडजस्टमेंट या सामंजस्य की यहाँ पर बात होगी। तो करेक्ट आंसर 2, 4, 3, 1। तो पर संस्कृति ग्रहण क्या है? दूसरी संस्कृति से कुछ तत्व लेना, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड्स। वहीं अगर एकीकरण की बात करें तो संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हो, कंबाइंड इनटू अ होल। तो ये इंटीग्रेशन की बात है, जिसे स्ट्रक्चरल यूनिटी कह सकते हैं। वहीं एसिमिलेशन की जब बात होगी तो अल्पसंख्यक समूह का प्रभावी संस्कृतियों को लेना, टोटली एब्जॉर्बिंग डोमिनेंट कल्चर। ये एसिमिलेशन है। लॉस ऑफ ओरिजिनल आइडेंटिटी, मतलब जब कोई ए और बी अलग अलग है वो बाद में एक ही कल्चर में ब्लेंड हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से उसको एसिमिलेशन कहेंगे। समायोजन, एकोमोडेशन, विभिन्नताओं में रहते हुए एक साथ काम करना, वर्किंग डिस्पाइट डिफरेंसेज। तो कोएग्जिस्टेंस की बात करता है समायोजन। आप लोग ये चारों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट 60 क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो 60 क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए कि निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है। अगर देखें तो उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर जो है वो सहयोग का एक तत्व नहीं है। बाकी जो ए सी डी है वो सहयोग के ही एलिमेंट्स हैं। आप लोग अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो समाजशास्त्र में जो सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निरंतर और सामूहिक प्रयास है। सहयोग क्या है? वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है और प्लान्ड होता है, सुनियोजित होता है। असंगठित तरीके से किया गया प्रयास पूर्ण सहयोग नहीं कहलाता। तो सहयोग की जब भी बात होगी वो ऑर्गेनाइज्ड सहयोग की बात होगी। ठीक, प्लान्ड और
ऑर्गेनाइज संगठित सहयोग की बात होगी। अतः आप लोग समझ गए होंगे सोशल प्रोसेस के जो PYQs हैं यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हम लोग अब चैप्टर 4 जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसके PYQs कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। आशा है कि ये पूरी श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो ये एक तरीके से अप्रिसिएशन का काम करता है जो मुझे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू, नमस्कार।